प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन हिस्ट्री प्रयागराज में आपका स्वागत है। यूपीपी, एसएससी जीडी और यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम चरण है। एक बार इन्हें पढ़कर जाइए। उम्मीद करता हूं आपको परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न दिखेंगे और आपकी सफलता में सहायक होंगे। हमने आगे पढ़ा हुआ था, अब इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 251 से हम लोग बात करेंगे। 250 तक हमने पढ़ा है, पूर्व की आप वीडियोस को देख लीजिएगा जिनमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 251 क्या कहता है मेरे भाई कि रज्मनामा का एक फारसी अनुवाद है। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है, क्वेश्चन ये है। तो आपके सामने महाभारत है, रामायण है, वेद है, उपनिषद है, तो इसका आंसर आप याद कर लीजिए कि महाभारत का जो है फारसी अनुवाद है रज्मनामा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की तमाम वैदिक ग्रंथ, तमाम साहित्य, तमाम चीजों का अनुवाद किया। जब बाहर से लोग आए तो उन्होंने यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को समझने की दिशा में यहाँ के ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुवाद कराया। तो उसमें फारसी में जो अनुवाद किया गया है वो है रज्मनामा, और किसका है? महाभारत का है। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 252 पर हम आ जाते हैं। 252 क्या है? देखिए, क्या सुमेलित नहीं है? तो यहां पर ध्यान देना है कि सुमेलित क्या नहीं है। ऑपरेशन अजय इजराइल हमास युद्ध में फंसे भारतीयों के लिए है। ऑपरेशन कावेरी सीरिया में फंसे भारतीयों के लिए है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में फंसे भारतीयों के लिए है। ऑपरेशन गंगा नदी की सफाई के लिए है। तो अभी पूर्व की कक्षा में भी हमने चर्चा की थी कि ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। ऑपरेशन गंगा रूस और यूक्रेन युद्ध में जो लोग फंसे हुए थे, याद रखिएगा, उनके लिए चलाया गया था कि भारतीय नागरिकों को लाया जाए। इसलिए इसे पूछा गया है क्या सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना है, एक बार देख के जाना है सारी बातें। हालांकि आपने सब पढ़ लिया है, बस रिवीजन की, लास्ट रिवीजन की आवश्यकता है, और उसी क्रम में हम आपके साथ खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 253, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ध्यान दीजिएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका आंसर है उड़ीसा राज्य में है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने की उम्मीद है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 253 पर आ जाइए। 253 क्या 254 पर आ जाइए। 254 क्या कहता है कि क्या सुमेलित नहीं है? आयुष्मान भारत योजना, यानी हमें सुमेलित नहीं है वो देखना है। क्या सुमेलित नहीं है? तो आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित है, तो सही बात है, ये सुमेलित है। उज्ज्वला योजना जो है एलपीजी गैस सिलेंडर देने के लिए है, ये बात भी सही है। जनधन स्वास्थ्य योजना गायों के कल्याण के लिए है, ये गलत है, क्योंकि जनधन योजना जो है वो किसके लिए है? बैंकिंग के लिए है, बैंकिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए है, यानी सभी लोगों का खाता जो है बैंकों में रहे। ये प्रधानमंत्री मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने सबसे पहली जो शुरुआती योजनाएं लॉन्च की उनमें जनधन योजना थी आपकी, है ना। तो ये इस तरह की योजनाओं को रखा गया था ताकि सब लोग बैंक से जुड़ सके और उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं मिल सके। इंद्रधनुष योजना, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के लिए है, ये भी बात सही है। तो इसमें गलत ढांढना, तो गलत हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जनधन योजना बैंकिंग के लिए है, गायों के कल्याण के लिए नहीं है। उसके लिए गोकुल योजना, कामधेनु योजना जैसी योजनाएं चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 255 पर। क्वेश्चन नंबर 255 क्या कहता है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिए गए हैं? तो उसका आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। ठीक है ना, हमने बहुत सारी चीजों को अलग अलग देशों से लिया है। जैसे अगर हम अमेरिका से बात करें तो फंडामेंटल राइट्स को हमने लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है। ठीक है ना, इस तरह की बातें ध्यान रखिएगा। यहां से हमने संसदीय प्रणाली ली है, संसदीय प्रणाली ली है, और राष्ट्रपति का पद लिया है ब्रिटेन से। और ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, समवर्ती सूची। तो आपको ये प्रश्न मिलेंगे परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। और ये एक तरह से बहुत अच्छे क्वेश्चन का संकलन है जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए लाभप्रद होगा। मैंने अपने यहाँ 21 टेस्ट सीरीज कराई, उन टेस्ट सीरीज में ये महत्वपूर्ण प्रश्न डाले गए थे, उनमें से कलेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूं जो अति महत्वपूर्ण है, ताकि वो परीक्षा में आपकी मदद कर सके। तो इसका आंसर आपका सी हो गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 256 पर आ जाइए फटाफट, और देखिए क्या है क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार फंडामेंटल नहीं है, बताना है हमको। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये फंडामेंटल राइट है,
अवसर की समानता का अधिकार ये भी फंडामेंटल राइट है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी फंडामेंटल राइट है, हड़ताल करने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यही आपका उत्तर हो गया कि कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो हड़ताल करने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, परीक्षा बहुत नजदीक है, धैर्य का परिचय देना है, जो तुमने पढ़ा है, जो सीखा है, जो समझा है, उसे सोच समझ के आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 257 पर आ जाएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? देखिए यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के कार्यों की बात हो रही है। मुख्यमंत्री के कार्यों के संदर्भ में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के कार्यों के संदर्भ में 167 में चर्चा की गई है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को समय समय पर सूचित करे कि सरकार कौन से कदम, कौन सी योजनाएं, कौन से प्रोजेक्ट ला रही है। तो इसलिए इसके आंसर को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 258 में आ जाइए। 258 कहता है किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? बहुत बार मैं इसको बोलता रहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई परीक्षा 2021 से पूछा गया प्रश्न भी रहा है और तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या है? अनुच्छेद 169 में मंत्री संसद जो है यह कार्य करती है कि वह विधान परिषद को बनाए या उसको समाप्त कर दे, और राज्य के प्रपोजल के आधार पर यह किया जाता है। तो 169 को याद रखिएगा कि विधान परिषद को बनाना या समाप्त करना किस अनुच्छेद में है? तो उसका आंसर है 169। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 269 पर आ जाइए। 259 कहता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में ये एक संगठन है जो बहुत पावरफुल संगठन है, और इस संगठन में देखेंगे आप गौर से कि कई देश शामिल हैं, और जिनका कहने का मतलब होता है कि उन देशों में से, मान लीजिए देशों का समूह है, इन देशों के समूह में किसी एक देश पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो ये सभी के सभी देश उस पर आक्रमण करेंगे। ये है नाटो। तो इसीलिए नाटो एक बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 260 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 260 क्या कहता है? मल्लिका, पीतांबरा, अरुणिका, श्रेष्ठ आदि किसकी प्रजातियां हैं? अमरूद की, पपीते की, आम की, टमाटर की। तो याद रखना है मल्लिका, पीतांबरा, अरुणिका और श्रेष्ठ जो है ये आम की प्रजातियां हैं, ठीक है। ये पूसा के द्वारा तैयार किए गई नई वैरायटीज हैं और जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। मल्लिका तो जापान जा रही है काफी ज्यादा मात्रा में, बहुत अच्छा आम का फल है। और पीतांबरा, अरुणिका ये नए सभी पौधे हैं। ये सब ड्वार्फ वैरायटी हैं, बौनी प्रजाति हैं, ठीक है ना। बौनी प्रजाति, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, हर साल इनमें फलन होता है। ये अल्टरनेट वाली किस्में नहीं है, हर साल फलन होता है, हर साल फल आते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी वैरायटीज हैं और नई बागवानी प्रोसेस में इनको काफी महत्व दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 261 में आ जाइए। शांतिवन किसकी समाधि है? शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शांतिवन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 262। 262 क्या कहता है? विश्व धरोहर सूची कौन जारी करता है? ये बार बार होता है भाई, विश्व धरोहर सूची में ये चीजें हो गई, तो जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये संस्था है यूनेस्को। ये विश्व स्तर पर हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को बचाए रखने का कार्य कर रही है। ऐतिहासिक धरोहर को बचाए रखने का कार्य कर रही है, ठीक है ना। तो ऐसी ही हमारी संस्था ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी भारत के तमाम मंदिर, मस्जिद, किले, दरगाह, जो भी इमारतें हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, इन सब के संरक्षण का कार्य कर रही है। जब भी किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाएंगे तो सबसे पहले बोर्ड आपको ASI का मिल जाता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को कार्य कर रही है और विश्व धरोहर सूची जारी करती है, जिससे इनके बारे में पता चलता है कि इनका कितना ऐतिहासिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 263। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा नाम, और ये है MS स्वामीनाथन।
MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं और भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने इन्हें भारत रत्न की घोषणा की है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे निश्चित रूप से वैज्ञानिकों का मनोबल ऊंचा होता है, उन सभी लोगों का मनोबल ऊंचा होता है जो राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के तहत जो है चावल की पैदावार और गेहूं की पैदावार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही साथ जो है हरित क्रांति के अंतर्गत विभिन्न फसलों के उत्पादन में भूमिका निभाई। ठीक है ना, तो इन व्यक्तियों के नाम आप याद रखेंगे। कुछ लोगों के नाम याद करने लायक हैं। अमृता पटेल भी जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके भी बहुत बड़ी योगदान है। इसी प्रकार से वर्गीज कुरियन का नाम याद रखिएगा। तो ये श्वेत क्रांति में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, श्वेत क्रांति। ठीक है ना, तो इनका नाम याद रखिएगा। तो ये सभी लोग महत्वपूर्ण हैं। अमृता पटेल भी जो है NDDB की अध्यक्ष रही हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्ष रही हैं, डेयरी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, वेटनेरियन है। तो ये सभी लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 264 पर आ जाइए। 264 कहता है गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया? जब जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे तो उस समय जो है ये बनवाया गया। तो ये बनवाने का काम किया गया जॉर्ज बिटेट के द्वारा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जॉर्ज बिटेट। और आप दिल्ली की जब बात करते हैं तो लुटियंस का नाम याद रखिएगा, लुटियंस की दिल्ली कहलाती है और जॉर्ज बिटेट ने बनवाया गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छे प्रश्न हैं, आएंगे तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए। चाहे मिशन का विद्यार्थी रहा हो या मिशन गुरुकुल का विद्यार्थी हो या कोई भी विद्यार्थी हो, अगर इन प्रश्नों को देख रहा है तो उसे गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके 2-2 अंकों को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 265 में आ जाए। वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के संबंध में असत्य कथन बताना है। असत्य कथन, ठीक है। विश्व कप विजेता 2023 को $40 लाख लगभग 33.17 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। 33.17 करोड़ रुपए विश्व कप विजेता जो बनेगा। उप विजेता को $20 लाख यानी लगभग 16.58 करोड़ रुपए पुरस्कार मिलेगा। तीसरा है भारत इस कप में उप विजेता रहा, ये बात सही है, तथा इंग्लैंड विजेता रहा, ये बात गलत है, क्योंकि यहां पर ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। आखिरी मैच बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा भारत के लिए, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। ऑस्ट्रेलिया इस कप में विजेता था तथा भारत विजेता था, ये बात सही है। तो यानी तीन बातें तो बिल्कुल सही हैं, A, B और D, लेकिन C जो है गलत है और हमें गलत ही ढूंढना है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा C। क्लियर है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एक प्रश्न आने की इससे उम्मीद है। चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 266 पर आ जाइए। सी गार्जियन 3 क्या है? सी गार्जियन 3 बहुत अच्छा प्रश्न है। सी गार्जियन 3 क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सी गार्जियन 3 चीन पाकिस्तान के मध्य नौसेना अभ्यास है। चीन पाकिस्तान के मध्य जो है नौसेना का अभ्यास किया गया है, इसे नाम दिया गया है सी गार्जियन 3। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इसे भी दिमाग में रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, धैर्य का परिचय देना बहुत जरूरी है। आपने जो पढ़ लिख रखा है, जहां से भी पढ़ लिख रखा है, बहुत अच्छी बात है। अंतिम समय में धैर्य का परिचय देंगे तो बेहतर आंसर हम लोग लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 267 में आ जाइए। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है ना? फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में यानी पूना में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 268 में आ जाइए। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बहुत बार आप पढ़ते हैं। गुजरात में हुआ था। कहां पर? पोरबंदर में। कहां हुआ था? पोरबंदर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। इस दिन को क्या मानते हैं? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 267 68 हो गया था, 269 आएगा। अब 269 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देश के जो है उम्दा ऑफिसर्स को बनाने वाली संस्था कहां पर है? तो इसका आंसर है खड़गवासला, महाराष्ट्र। बहुत बड़े क्षेत्र में यह अकेडमी बनी है,
जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बेसिक ट्रेनिंग होती है। इसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर होती है। जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग आपकी देहरादून में IMA में होती है, IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, देहरादून में है। और यहाँ से जो है सेना के ऑफिसर्स बन के निकलते हैं। जो पहला पद होता है कमीशन का, लेफ्टिनेंट, वो देहरादून से कमीशन पाता है और उसकी बेसिक ट्रेनिंग खड़गवासला में होती है। महू मध्य प्रदेश, ये इन्फेंट्री स्कूल है, इन्फेंट्री स्कूल, इन्फेंट्री स्कूल है, यानी पैदल सेना के लिए विशेष तौर पर जो तैयारी होती है वो पैदल सेना के लिए जाना जाता है, ये महू मध्य प्रदेश। और जबलपुर महाराष्ट्र, ये आर्टिलरी है, तोप से, तोप वाली जो सेना है, तोप खाना, तोप सेना, इसके लिए जो केंद्र है वो है जबलपुर में, महाराष्ट्र में है। जबलपुर मध्य प्रदेश है, ये गलत लिखा हुआ है, इसे करेक्ट कर देते हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो खड़गवासला में है हमारा NDA, देहरादून उत्तराखंड में है IMA, और महू में है इन्फेंट्री स्कूल पैदल सेना का, और जबलपुर मध्य प्रदेश में क्या है, तोप खाने वाला है। तो इसे ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, कहीं ना कुछ आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 270 पर आ जाइए मेरे भाइयों। अंतिम चरण चल रहा है, धैर्य और शांति का परिचय देने की जरूरत है। 270 कहता है नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? फर्स्ट अमेरिकन हु गॉट नोबेल पीस प्राइज। तो ये सभी जो है बड़े बड़े लोग हैं, आप देख रहे हो, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश सीनियर, थियोडोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें जो है मिला। इनका कार्यकाल 1901 से 1909 के बीच में रहा और इन्हें शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। और ये कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने कब से कब तक कार्यकाल किया? 1901 से 1909 के बीच में। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम कितना हो सकता है? 2 बार। एक बार का कार्यकाल है 4 वर्ष का, दूसरी बार का कार्यकाल है 4 वर्ष का। टोटल 8 वर्ष से ज्यादा कोई व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं रह सकता। जबकि आर्टिकल 57 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यानी राष्ट्रपति कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो भारत में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अमेरिका में 2 कार्यकाल का रिस्ट्रिक्शन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 271 पर आते हैं। 271, गंगा विलास क्या है? विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, गंगा नदी पर स्थित होटल है, राजा जय सिंह का महल है, गंगा नदी की सफाई की योजना है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर है ए, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, गंगा विलास पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 272, लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बहुत आसान प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये आयु है 25 वर्ष, ध्यान रखिएगा। अगर इसी जगह पर हम कह देते राज्यसभा की बात तो राज्यसभा के लिए होती 30 वर्ष, ठीक है। इसी जगह पर हम कह देते कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके लिए क्या आयु है? तो इनकी आयु याद रखिएगा, ये है 35 वर्ष, ठीक है। इसी जगह पर लोकसभा के साथ साथ अगर विधानसभा पूछी जाए तो विधानसभा के लिए कितनी है? 25। अगर इसी जगह पर विधान परिषद पूछ लिया जाए, विधान परिषद, इसकी भी है 30 वर्ष। तो ये आयु को लेकर एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन्हें याद रखिएगा, गलती नहीं होना चाहिए, ऐसी कोशिश की जाए। क्वेश्चन नंबर 273 पर आ जाइए मेरे भाइयों। 273 कहता है टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? 13 शतक है ना, किसमें? टेस्ट में 13 शतक किसने लगाया? तो ये हैं आपके वीरेंद्र सहवाग, इनका नाम याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में आता रहता है, आपसे भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 274 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 274 कहता है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का मसौदा तैयार करना यानी उसका प्रारूप तैयार करना, तो इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर।
ठीक है। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा प्रश्न, है ना। हालांकि संविधान सब लोगों ने मिलकर बनाया, लेकिन चूंकि मसौदा तैयार किया तो उन्हें जनक के रूप में भी जाना जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 275 पर आ जाइए। 275 कहता है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया? तो ये आंसर इसका है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस आधार पर दो शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, और साथ ही साथ एक और शब्द भी जुड़ा है, उसे कहते हैं अखंडता। ठीक है। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, तो उस जगह पर कहा गया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी धर्मनिरपेक्ष लोक गणतंत्र बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बनाने के लिए ये प्रस्तावना में बातें लिखी हुई हैं। तो वहां पर क्या आया? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द आया है। अंदर जब और पढ़ते हैं तो अखंडता शब्द भी मिलता है। तो ये संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन है। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही हुआ है, ठीक है, और वो संशोधन है 42वां। पहले विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 276 पर आ जाइए। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज.com ये हमारी वेबसाइट है। इस पर भी ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। कोई विद्यार्थी वहां से अगर टेस्ट करना चाहता है, चाहे एसएससी के लिए हो, चाहे यूपीएसआई के लिए हो, एसएससी जीडी हो, सिविल सर्विसेज हो, या इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्जाम्स हो, या कोई भी एग्जाम, एक बड़े लेवल पर पोर्टल हमारा चल रहा है। तो मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज.com के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और जब वहां देखेंगे तो आपको सारी चीजें आप दिखाई पड़ेंगी, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, विद सॉल्यूशन है, प्रॉपर तरीके से है, सारी बातें अवेलेबल हैं। आइए यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इंटरपोल के मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? लियोन में है। लियोन कहां पर है? फ्रांस में है। तो यहां पर इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय स्थित है। जो अंतरराष्ट्रीय अपराधी होते हैं उनके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। कैसा नोटिस करता है? रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है ना, तो ये जारी कर देता है। तो ये इंटरनेशनल पुलिस है, लियोन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 277, भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इनका आंसर है आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इनको याद कर लीजिए। एक कानून मंत्री थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 278, उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई? वह कौन सा वर्ष था? तो इसके लिए बहुत अच्छा आंसर है आपके पास। 1989 में उर्दू को जो है राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, और ये इंपॉर्टेंस यहाँ पर ध्यान रखना है। उर्दू को महत्व मिला है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कब? 1989 में। क्वेश्चन नंबर 279, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? मुक्त विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो वो है आपका राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 280, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये आपके आज तक के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे और आप इनसे कुछ सीखे होंगे। देखिए, मिशन इंस्टीट्यूट निरंतर उत्तर प्रदेश पुलिस और सिपाही दरोगा भर्ती के लिए अपना योगदान करता रहा है। हजारों विद्यार्थी उत्तर प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में और केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, उस परमपिता परमात्मा से, अल्लाह से, गॉड से, सबसे प्रार्थना करूंगा कि वो आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, जो सीखा है, उसे बेहतर प्रदर्शन के साथ आप वहां कर सकें और अपने जीवन पथ का पहला कदम कहीं ना कहीं से शुरू कर सकें। ऐसे में धैर्य का परिचय दीजिए, शांति से प्रश्नों को पढ़िए, समझिए
उन सारी योग्यता का परिचय दीजिए जिससे आपको सफलता मिल सकती है। मैं बस यही कामना करूंगा कि सफलता के कीर्तिमान में आपका रास्ता बने और आप घर परिवार की उम्मीदों को पूरा कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिए, आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।